स्टार्ट करते हैं हमारा 4 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे उनको स्टार्टिंग में तो रीड करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करना एंड लास्ट में एंड में उनका डिस्कशन भी करेंगे। तो आज के पेपर में अराउंड 2 क्वेश्चंस आर देयर जिनको फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है, और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल, तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में, तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। नाउ द टॉपिक वी हैव इज वाइस प्रेसिडेंट एंटर्स कॉलेजियम डिबेट रिकॉल्स NJAC रिपील। अब आप लोग कुछ दिनों से आप लोगों ने न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत देखा होगा या फिर कहीं सुना भी होगा, तो कॉलेजियम को लेकर के काफ़ी डिबेट चल रही है कुछ दिनों से। एंड हम लोगों ने टॉपिक पहले डिस्कस किया है नवंबर मंथ में, पूरा एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पर करूँगा, क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट आया था। तो देखो ये चीज़ें ना ऐसे ही होती है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ तो वही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, NJAC को लेकर, बट न्यूज़पेपर में भी एक नया टर्न आया कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस डिबेट में अपना कोई ओपिनियन मेंशन किया है। तो हम लोग रिपीट करेंगे। मैंने कहा था अगर कोई भी न्यूज़ 15 दिन के बाद रिपीट होगी या फिर 7 से 10 दिन के बियॉन्ड में भी होगी तो हम उसको टॉपिक को दोबारा रिपीट करेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बार बार सुनोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट नाउ हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। 2019 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला था द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्या पहले वाला या दूसरा, या दोनों सही हैं या फिर कोई सही नहीं है? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो के एंड में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। अच्छा, इसी से कनेक्टेड मेंस 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था। देखो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब क्रिटिकल एग्जामिन एक क्वेश्चन का कीवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ऑन NJAC एक्ट 2014 विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक क्या है? आर्टिकल 124 है और आर्टिकल 217 है। इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा वो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है। अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है और ये इवॉल्व कैसे हुआ था? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ना जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर दोनों चीज़ें होती है। ध्यान रहे, सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है, ट्रांसफर भी होता है, और ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं आया था, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ मल्टीपल केसेस के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है। तो 1981 में एक फर्स्ट जज केस आया था, एक 1993 में सेकंड जज केस आया था, और 1998 में थर्ड जजेस केस आया था। तो इन तीनों केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मेथड निकाला कि ठीक है हम लोग एक कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे। एक बार इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया, इसमें बहुत टफ कुछ है नहीं। हाँ, ईयर्स आपको देखो, अगर मेंस में आंसर राइटिंग में आएगा ना, आपको तीनों को ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और प्रीलिम्स में ना UPSC कभी भी ये नहीं पूछेगा कि 1981 वाले फर्स्ट जज केस के अंदर ये जो कॉजेंट रीजन्स वगैरह थे क्या होता है। UPSC विल नेवर आस्क दिस। आपको सिर्फ मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और उनका ईयर क्या था। जस्ट मेंशनिंग दिस मच विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि मोस्टली लोगों को ना ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं जब आपको याद करना है। तो
फर्स्ट जज केस जब 1981 के आसपास क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो CGI होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनका जो रिकमेंडेशन होगा ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का और ट्रांसफर का, कैन बी रिफ्यूज्ड। बस रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हमको उसमें नहीं जाना। उन्होंने कहा था कि अब राइट नाउ का जो सिस्टम है ना कॉलेजियम का, अच्छा मुझे लगता है पहले हमको ना ये सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी हम 3 जजेस केसेस को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस से समझाना चाह रहा हूँ। चलो छोड़ो जो भी है, जैसा सीक्वेंस चल रहा है लेट्स गो विद दैट ओनली, छेड़ाखानी नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि भाई CGI का जो रिकमेंडेशन आएगा ना वो रिफ्यूज़ किया जा सकता है। रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्रीमेसी ओवर द जुडिशरी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है, अब आज की डेट में एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे मिनिस्टर्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा कि इनकी जो रिकमेंडेशन होगी ना इसको प्राइमेसी दी जाएगी फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। अब होता क्या, 12 साल के बाद आता है सेकंड जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम लेके आते हैं, है ना, और उन्होंने कहा था कि कंसल्टेशन रियली मेंट कंकरेंस। ऑलराइट, उन्होंने कहा था कि इट वाज नॉट द CGI's इंडिविजुअल ओपिनियन बट एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज भी होंगे। तो पहले तो बात चली थी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एग्जीक्यूटिव होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हम लोगों को ना अपना एक कॉलेजियम सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसमें CGI अकेले नहीं होंगे, उनके साथ 2 जजेस और भी होंगे। फिर उसके तकरीबन 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपेंड किया था कॉलेजियम को टू अ 5 मेंबर बॉडी जिसमें CGI होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स होते हैं। ट्रस्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस में आता है ना, अगर आपको इनको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मेंशन फर्स्ट जज के, सेकंड जज के, थर्ड जज के, क्योंकि वो ये नहीं पूछेगा इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर इवोल्यूशन पूछेगा तो जस्ट मेंशन दिस मच, उसका मेन फोकस कुछ और होने वाला है। उन्होंने पहले भी क्या पूछा था, एग्जामिन करो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन NJAC। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप पूरे पेपर में क्या इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करोगे क्या? नहीं, वो कुछ और जानना चाह रहा है। अभी कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, है ना, प्लस में 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट के। हाई कोर्ट का भी कॉलेजियम होता है जहाँ पर हाई कोर्ट के लिए जजेस का ट्रांसफर करना होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं प्लस में 2 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उसी कोर्ट की। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया और एक हो गया हमारे जो सारे हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए हो गया। तो जजेस होते हैं हायर जुडिशरी के, उनको अपॉइंट किया जाएगा ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम एंड द गवर्नमेंट हैज़ अ रोल ऑफ ओनली नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। अब प्रोसीजर क्या, हम लोग पूरा जानने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ये बात हमको पता है ना। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? देखो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन, है ना, इनको ध्यान से सुनना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन एज फार एज CGI इज कंसर्न, जो आउटगोइंग CGI हो ना वो अपने सक्सेसर को रिकमेंड करेगा। यानी कि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका रिकमेंडेशन हमारे पिछले चीफ जस्टिस ने दिया था, किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब पूरा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को दिया था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जाती है तो जो बाकी के जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उसका प्रपोजल किसके द्वारा जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा है। अब ये CGI अपने कॉलेजियम के बाकी जो 4 मेंबर्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे एंड जो कंसल्टेशन होगा वो अपने ओपिनियंस को रिकॉर्ड करते हैं इन राइटिंग, है ना, और ये फाइल में मेंशन भी किया जाता है। अब ये कॉलेजियम इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग नेक्स्ट किस जज को कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अभी अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर इसको भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मतलब कैबिनेट, मतलब उसकी जो एडवाइस होती है वो रिकमेंडेटरी, मतलब वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम का क्या रोल होता है? देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, टॉपिक बहुत न्यूज़ में चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। आउटसाइड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अगर कोई पर्सन केरला का है तो वो केरला के हाई कोर्ट में जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जो कॉलेजियम होगा इस चीज़ के ऊपर पूरा कॉल वगैरह लेना होता है उनका काम। हाई कोर्ट के जजेस का रिकमेंडेशन कौन देगा? यही कॉलेजियम। इसमें CGI है प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। प्रपोजल इनिशिएट किया जाएगा आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा और उसमें 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स का उनका कंसल्टेशन होगा। फिर ये रिकमेंडेशन जाएगी चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि स्टेट लेवल पे हो रहा है ना, तो चीफ मिनिस्टर को जाएगी। चीफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करेंगे? गवर्नर को। फिर ये प्रपोजल भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री को। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब जब ये चीज़ें डिबेट में चल रही हैं तो इशू क्या है? एक तो एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव,
जो जजेस जा रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट वगैरह इन्हीं का एनरोलमेंट, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहा है। उनके पास एक लिस्ट आ रही है, उनको बस फाइनल अप्रूवल देना होता है। तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस से बाहर हो चुका है, यानी कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट सीक्रेसी में चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जुडिशरी किसी भी तरीके से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को अकाउंटेबल नहीं है। इसके कारण क्या हो सकता है, कभी कभी राइट कैंडिडेट की जगह किसी रॉन्ग कैंडिडेट को चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। बहुत सारे चांसेस होते हैं फेवरेटिज्म के एंड नेपोटिज्म के भी। लोग हो सकता है कि जिस पैनल ने चूज़ किया उन्होंने अपने फेवरेट लोगों को ही चूज़ किया हो। अभी जो कॉलेजियम का सिस्टम है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी नहीं है कि भाई कौन सा कैंडिडेट आएगा नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर बहुत स्कोप हो जाता है नेपोटिज्म का। अब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म तो आप समझते होंगे ना। नेपोटिज्म मतलब मेरा अपना पर्सन फैमिली का मेंबर है, उसको मैं चाहूँगा कि वो जाए। और फेवरेटिज्म का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ये इंसान यहाँ पर रहे। इसके कारण नॉन ट्रांसपेरेंसी आती है ना। और जो कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का रेगुलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका अगेंस्ट है। अब चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, डायरेक्ट ये आता है चेक्स एंड बैलेंसेस करके। उसका मतलब क्या होता है, जुडिशरी हो गया एक, तो एक लेजिस्लेटिव हो गया और एक हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। तीनों एक दूसरे पर नज़र रखेंगे और एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को बैलेंस करेंगे। कभी कभी लेजिस्लेटिव कुछ ऐसे एक्ट बना देता है जहाँ जुडिशरी को लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ गलत एक्ट बन गया, इस पर काम करना पड़ेगा, तो उस एक्ट को वो स्ट्रक डाउन कर देते हैं। कभी कभी एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसे एक्शन ले लेता है कि लेजिस्लेटिव को कुछ उसके अगेंस्ट नया एक्ट बनाना पड़ता है ना, पार्लियामेंट को। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करते हैं तीनों के तीनों। बट अगर अपॉइंटमेंट के अंदर सिर्फ जुडिशरी अपना सब कुछ करता रहेगा, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो इसी चीज़ के लिए है ये। देन इट इज़ अ क्लोज डोर मैकेनिज्म। बहुत सारे क्रिटिक्स ने बताया कि इसमें कोई ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट नहीं है इनका, है ना। कोई पब्लिक नॉलेज नहीं होती कि कहाँ कैसे कब कॉलेजियम मिलता है, कब वो डिसाइड करता है। नो बडी नोज हाउ इट ऑल हैपन्स। एंड देन देयर इज़ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना। वुमेन जो है वो उसमें बहुत कम रिप्रेजेंट किए जाते हैं, खास करके हायर जुडिशरी में। ये हम लोगों ने जो टॉपिक कवर भी किया था, जिसमें जो विजन की मैगजीन वाला चैनल है ना, वहाँ पर ये टॉपिक आया था, विमेन इन हायर जुडिशरी करके। तो क्या इस पूरे के पूरे अपॉइंटमेंट सिस्टम को हम लोगों ने रिफॉर्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी? बिल्कुल कोशिश की गई थी। 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में। वहाँ पर हम लोगों ने कमीशन बनाया था, इसका नाम रखा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उस कमीशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा रोल दिया गया था कि एग्जीक्यूटिव भी इनके अपॉइंटमेंट में अपना रोल प्ले करेगा। बट हुआ ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने जो एक्ट बना दिया ना जिसमें एग्जीक्यूटिव भी एंटर कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को नुकसान हो सकता है। उसी को लेकर के यहाँ पर हमारा जो टॉपिक न्यूज़ में है ना अभी राइट नाउ, दिस इज़ अबाउट दैट ओनली कि भाई जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा था कि रिकॉल्स NJAC रिपील नेवर टू लेट, कि अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी भी टाइम बीत चुका है, हम उसको फिर से दोबारा से लागू कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है, हमको जो भी वैकेंसीज हैं एक तो उनको टाइमली भरते रहना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली, एंड एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए हमारे पास, है ना, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करे। दिस इज़ अ वंडरफुल कीवर्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस। एंड कुछ सेफ गार्ड्स भी होने चाहिए जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन करके रखें। एंड इंडिपेंडेंस, डाइवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, ये सब हमको टाइमली इंश्योर करते रहना है। सो दिस वॉज अबाउट दिस कॉलेजियम सिस्टम वाला। थोड़ा लेंदी है, टेक्निकल है, बट डेफिनेटली एक और क्वेश्चन फ्यूचर में इसमें आएगा, या तो मेंस में पूछेंगे इसके आसपास से, या फिर वो प्रीलिम्स में पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एम्स साइबर अटैक प्रोब मतलब जो जांच पड़ताल चल रही थी। इट पॉइंट्स टू फॉरेन स्टेट एक्टर। हमारे लिए यही वाला कीवर्ड इस न्यूज़ में था। देखो हमने 2-3 दिन पहले ही टॉपिक कवर किया था, साइबर अटैक्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, वो सारे हमने कवर कर लिए थे 2 दिन पहले। आज इस न्यूज़ का एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन में हम लोग ये जानेंगे कि GS के जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला है ना, वहाँ पर ये जो कीवर्ड है ना फॉरेन स्टेट एक्टर्स, एक्चुअली इससे मिलता हुआ ना एक PYQ है हमारे पास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंस का। तो एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, ये जो क्वेश्चन था ना यही हो रहा है अभी, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए पिक किया। अगर आप लोग अपना मेंस का सिलेबस देखोगे ना UPSC का, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अभी एग्जैक्टली यही हुआ है, तो समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंस की है, एंड सिंस हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, ये ज़्यादा कंपाउंडेड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। मल्टीफोल्ड थ्रेट्स हैं, वो एक्सटर्नल स्टेट से भी हैं और वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। अब स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर क्या हो गया,
इनको थोड़ा समझने, नॉन स्टेट एक्टर यानी कि ये वो लोग हैं जो कि दूसरे भारत के तो नहीं है, दूसरे हैं, बाहर के ही हैं, पर ये किसी सरकार से या फिर किसी किसी जो ग्रुप वगैरह होता है, गठबंधन होता है, उससे बिलोंग नहीं करते। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो इंडिविजुअल चाहे तो इंडिया का नुकसान करना चाहे, है ना। जैसे नॉन में क्या आ गया, एनजीओज भी हो सकती हैं, कोई एमएनसी हो सकती है, कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई हैकर भी हो सकता है। तो इन एक्सटर्नल के द्वारा चैलेंजेस क्या होते हैं? एक तो इंडिया की जो आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना, वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, उनको ट्रेन करते हैं। जैसे चाइना ही हो गया, है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इंसर्जेंट्स जो होते हैं ना, और जो बाकी सेपरेटिस्ट वगैरह होते हैं, अलगाववादी होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ये लो पैसा और जाके इंडिया के अंदर शोर शराबा करो। फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस देखे गए थे जहाँ पर साइबर वॉरफेयर भी, हैकिंग वगैरह, एस्पियोनेज वगैरह, ये सब इन नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया था। स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो इनकी प्रॉक्सीज वगैरह को फंडिंग वगैरह करते हैं इसके अंदर, ताकि इस कंट्री में इंस्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और इंडिया को यही चैलेंजेस होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर वाला हमारे लिए अभी राइट नाउ जरूरी नहीं, हमारा टॉपिक नहीं था। तो कुछ मेजर्स लिए गए थे इस तरह के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। एक तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एंड जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सबके बीच में। ध्यान रहे उसने दोनों चीज़ें की बात की है, कम्युनिकेशन भी, वार्तालाप जो आपस में हो रही है, कोऑर्डिनेशन भी, ठीक है, काम कैसे कर रहे हैं, तालमेल में है या नहीं। फिर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हमारे, खास करके साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स, दे शुड बी वेरी साउंड एंड वेरी टेकी, मतलब और अगर कुछ कीवर्ड इसके लिए यूज़ करना चाहिए, दे शुड बी वेरी कंपैटिबल, ताकि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट होगा उसको प्रिवेंट किया जा सके। कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में मिलकर के काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को, मीडिया को, पब्लिक को, ताकि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को इमीडिएटली हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक पहुंचाया जा सके। तो एक्चुअल में तो इसमें कंटेंट और भी बहुत सारा हो सकता है, बट हमको यहाँ पर इतना ही जानना था कि क्या कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, चैलेंजेस उनके द्वारा क्या दिए जाते हैं, और उसका हम लोग क्या कुछ मेजर्स ले सकते हैं। एंड मल्टीपल वेज में हमारा नुकसान करते हैं, है ना। कंट्रीज़ में बहुत सारी वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, तो चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेशी क्यों ना हो, आसपास में और भी, इवन भूटान और नेपाल के जो रीजन्स है ना, वहाँ पर भी ऐसे ग्रुप्स हमको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल बैकिंग होती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल जाती है, उनको पैसा मिलता है, लॉजिस्टिक्स मिल जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग मिल जाती है उन लोगों को। इस कारण से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। एंड बहुत सारे नक्सलिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक वगैरह हर तरह का सपोर्ट मिलता है इनको। इवन वो हमारी कंट्री में आकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नक्सलाइट है ना, उनको सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट देम। तो टॉपिक हमारा बेसिक छोटा सा था, लेकिन देखो मेंस में क्वेश्चन आ चुका था और बिल्कुल रिपीट हो सकता है ये एग्जैक्टली, बस 2-4 कीवर्ड्स ऊपर नीचे करके इसको देखना, फ्यूचर में रिपीट कर भी देंगे। और आप और देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो शायद ये इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका हो, मे बी ये सेकंड टाइम पूछा गया हो इस तरीके से, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा और आप मीन्स लिख रहे हो, तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा एम्स वाला जो टॉपिक था ना, वो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ठीक है इंडिया में ऐसा एक अटैम्प्ट हुआ था, हालांकि इसमें भी प्रॉब चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, फाइनल क्या निकल के आता है, तब हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर पाएंगे। वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक में लिखा है एज द असेंबली टेन्योर एंड्स 1/4 ऑफ द MLA LED फंड्स अनस्पेंट सेट टू लैप्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। एक तो हम लोगों ने MP लेड तो सुना होगा, ये MLA लेड क्या होता है? देखो MP का मतलब पार्लियामेंट लेवल पे होता है, और जो MLA वाला होता है ये स्टेट लेवल के ऊपर होता है। ये टॉपिक एक्चुअली आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में UPSC MP लेड को ही पूछेगा, क्योंकि ना स्टेट वाला होता है और इसमें ना वेरिएशंस हो सकते हैं। UPSC कंसर्न है नेशनल लेवल के ऊपर, तो हम लोग इस टॉपिक में एक्चुअली MP लेड के बारे में ही जानेंगे। MLA लेड आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, जैसे MP लेड का जो बजट होता है वो 5 करोड़ का होता है ना, MLA लेड का जो होता है 1.5 करोड़ का होता है। ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस होंगे, बट उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल के ऊपर MP लेड स्कीम क्या है, क्योंकि MP लेड स्कीम एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो LED स्कीम उसका मतलब है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट थी MP लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP's फंड मस्ट बेनिफिट द SC/ST population. MP led funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. अगले साल नहीं दिए जा सकते. District authority must inspect at least 10%, कम से कम 10% of the works under implementation every year. 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4. आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 का ही है और ये रिपीट हो सकता है।
आंसर मैं वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहले ये जान लेते हैं क्योंकि पैसा वहीं से आता है। तो जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जो पैसा रिसीव करते हैं ना, गवर्नमेंट इनकम टैक्स से, सेंट्रल एक्साइज से, कस्टम से, बाकी जो रिसीट्स होती हैं, तो वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट बिजनेस का होता है ना, एंड बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो नॉन टैक्स वाला भी रेवेन्यू होता है ना, ये सारे के सारे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में मैंशनड है। सिमिलरली जो भी लोन रेज करती है गवर्नमेंट, है ना, पब्लिक नोटिफिकेशन से, टी बिल्स के थ्रू, एंड जो भी लोन्स फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, ये सारे भी इसी फंड में आते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, है ना, इस फंड से, तो उसमें जो भी चीज़ें गवर्नमेंट खर्चा तो करती है। मान लो गवर्नमेंट को सड़क बनवानी है तो गवर्नमेंट पैसा निकालेगी उसके लिए, वो पैसा कहाँ से जाता है, इस तरह के फंड से आता है। लेकिन पहले पार्लियामेंट से उसकी ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं हम लोग मनी बिल, क्योंकि उसमें पैसा यूज़ करना पड़ता है। अब हम जानते हैं MP लेड स्कीम क्या है। पहली बात तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा MP लेड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। दिसंबर 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें होता क्या है ना, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ना, उनको अपने पर्टिकुलर जो उनका एरिया होता है ना, प्राइमरी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, वहाँ पर कुछ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनवाने होते हैं, जैसे कि पीने के पानी की फैसिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ की, सैनिटेशन की, रोड्स की, एट्सेट्रा। तो जून 2016 से MP लेड के जो फंड्स थे ना, इनको स्वच्छ भारत अभियान में और ये जो हमारा सुगम्य भारत अभियान है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है ना, उनका काम होता है इनको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि पैसे को जो कोई MP है, मान लो किसी भी MP का नाम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी इज एन MP, तो राहुल गांधी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी बोलेगा ठीक है मुझे यहाँ पे काम कराना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी वो उनको बोलेंगे भाई ठीक है ये मेरा एरिया है, मुझे ये काम कराना है, ये रहा फंड, मैं इसका अप्रूवल दे देता हूँ, आप प्लीज़ ये काम करवाइए। अब जो नोडल डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न होंगे ना, उनका काम होगा कि वो चेक करेंगे कौन सा काम यहाँ पर किया जा सकता है ना, सारी डिटेल वगैरह ली जाएंगी और स्कीम के अंदर उनको किया जाएगा। तो हर साल जो MPs होते हैं ना, देखो ध्यान दें, हर साल MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2.5 के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट में, और ये नॉन लैप्सेबल फंड है। एक तो होता है लैप्स हो जाना, यानी कि आपने जितना खर्च किया 5 में से अगर आपने 4 खत्म खर्च कर लिया तो आपके पास 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा, यानी कि मिसयूज। ये नॉन लैप्सेबल होता है, यानी कि 1 करोड़ जो होता है फिर फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगले साल आपके पास 5 तो नए मिलेंगे ही, प्लस में 1 जो पिछले साल का था ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट ईयर, 6 करोड़। लोकसभा के MPs को रिकमेंड करना होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अपने अपने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यसभा के जो MPs होते हैं ना, वो अपने स्टेट में किसी भी एरिया में कर सकते हैं। अब ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये पता हो कि लोकसभा के इलेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा पता हो, राज्यसभा की सीट एलोकेशन के बारे में। जो भी नॉमिनेटरी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में होते हैं ना 12, और जो लोकसभा के अंदर भी होते हैं, ये कंट्री में कहीं पर भी काम रिकमेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, एक तो लैप्सेबल वाला, फिर लोकसभा वाले कहाँ करेंगे, राज्यसभा वाले अपने स्टेट में कहीं कर सकते हैं, एटसेट्रा। इस स्कीम के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन लैप्सेस। कैग ने बताया था कि ना बहुत सारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है ना, फिर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, स्कीम को ना कोई भी लॉ से गवर्न नहीं किया जा रहा है, ये बस स्कीम है। कभी कभी ऐसी स्कीम्स निकलती है ना कि पीछे का एक्ट बना दिया जाता है, बट इस स्कीम का कोई एक्ट नहीं है। फिर मॉनिटरिंग रेगुलेशन का इशू रहता है, कभी कभी इसमें जो डेवलपमेंट वगैरह होती है उसमें लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके बारे में पता नहीं चल पाता, है ना। ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, MP लेड जो होता है ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको ब्रीच करने की कोशिश करता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का भी इशू होता है, कभी कभी एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें MPs इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें और बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जैसे मैंने कहा था कि नॉन लैप्सेबल है, तो मान लो 5 करोड़ का फंड था एक साल का, फॉर एग्जांपल 2022 की बात कर रहे हैं। अब एक पर्सन ने इसमें से 3 करोड़ खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 2 करोड़ का। अब उसके पास ये 2 करोड़ जो होगा ना, ये 5 में ऐड हो जाएगा, है ना, फॉर द ईयर 2023। अब वो आदमी क्या करेगा ना, MP, उसके पास अब कितना पैसा हो गया, उसके पास 7 करोड़ है ना, वो इस 7 करोड़ को ना जब बिल्कुल इलेक्शन के पास यूज़ करेगा कि भाई ठीक है इस एरिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनरल इलेक्शन हो सकते हैं अपने लोकसभा के, या फिर अपने असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। तो उस टाइम पे वो सारे पैसे को खर्च करने की कोशिश करेगा ताकि उसका काम विजिबल हो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, देखो मैंने ये करा, देखो मैंने ये करवाया। ये भी इस स्कीम का एक इशू रहता है। तो बस टॉपिक यही था, इसमें बात तो एक्चुअली गुजरात वगैरह की जा रही थी। ध्यान रहे मैंने आपको बता दिया MP और MLA वाले में ना थोड़ा डिफरेंस होते हैं स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो MLA वाले में ना ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास मिल रहे होते हैं, MP वाले में 5 करोड़ मिलते हैं। और कोविड के टाइम पर ना स्कीम को रोक दिया गया था बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई इतना पैसा जा रहा है वहाँ पर पे, जब सब कुछ तो लॉकडाउन हुआ तो उस पैसे को बचा करके ना बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो
इसलिए ये तब भी न्यूज़ में था। आई थिंक ये तभी प्रीलिम्स में आया था ये, फॉर दैट रीज़न ओनली। क्योंकि आपको पता कोई प्रीलिम्स 2020 का जो था वो पोस्टपोन हो गया था। आई थिंक कितना 4 अक्टूबर 2000 कब हुआ था पता नहीं, ऐसा ही कुछ था ना, वो डेट काफ़ी पॉपुलर हुई थी। 2020 में हुआ था, फिर 2021 का कितना हुआ था, आई थिंक 10 के आसपास हुआ था। तो इसलिए टॉपिक जब ऐसे होता है, जब ये न्यूज़ में हो रहा होता है, गवर्नमेंट में स्कीम वगैरह में चेंजेस किया, तो देखो प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिया गया। सो दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट मोस्ट ड्रोन्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पाक रेंजर्स आउटपोस्ट। ये हमारी एजेंसीज की रिपोर्ट है। अब ये न्यूज़ आप लोगों ने एक्चुअल में पहले सुनी भी होगी। ये हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स पाए गए हैं। इंडियन जो हमारी बॉर्डर एजेंसीज़ हैं वो स्पॉट कर लेती हैं, और बहुत सारे को तुम लोग मतलब शूट डाउन भी करते हैं। एंड मोस्टली जो बॉर्डर के आसपास रीजन में पाए जाते हैं, तुम्हारे बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के आउट रेंजर की पोस्ट होती है ना, वहाँ उनके थ्रू आते हैं वो। इस टॉपिक में एक्चुअली हम लोगों को ना अपनी इंडिया की जो ड्रोन पॉलिसी है ना, उसके बारे में समझना पड़ेगा। देखो इस टॉपिक में इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी टॉपिक है, बट अगर ये दोबारा रिपीट होगा तो हम लोग क्रॉस बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। बट आज की डेट में मुझे लग रहा था कि हम लोगों को जो इंडिया की ड्राफ्ट आया था ना एक ड्रोन रूल्स का 2021 का, उसको समझ लेते हैं। तो ये जो रूल्स थे ये मार्च 2021 में नोटिफाई किए गए थे। इनके बारे में क्या है, एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। ये क्या होगा, एक ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है जिसके थ्रू सारे अप्रूवल्स दिए जाएंगे ड्रोन्स को लेकर के। एंड कोशिश ही की जाएगी इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन बींग्स का इंटरफेयर मिनिमल हो, कम से कम हो, और जो भी अप्रूवल्स एंड परमिशंस होगी ना वो सेल्फ जनरेटेड होंगी। तो सेल्फ जनरेटेड कैसे होंगी, उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम सेट किया जाएगा कि ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं देन इट विल बी अप्रूव्ड, एंड इफ यू डू नॉट फुलफिल दीज कंडीशंस देन इट विल नॉट बी अप्रूव्ड इन समथिंग लाइक दिस। अब जो प्रोविजंस बनाए गए हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्या क्या चीज़ें अलाउ की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउ की जाएंगी। जो फीस थी ना उसको बिल्कुल नॉमिनल लेवल पे लेके आया गया है। एंड ड्रोन का साइज़ के ऊपर कोई लिंक वगैरह नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें अलग अलग चलती रही, हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमको ऊपर ऊपर समझना है कि इंडिया की जो ड्रोन की पॉलिसी वगैरह है उसमें क्या है। एक तो एयरपोर्ट का जो पैरामीटर है ना वो रिड्यूस कर दिया गया है। पहले क्या था कि एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर के आसपास आप कोई ड्रोन वगैरह फ्लाई नहीं कर सकते, अब उसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। एंड कुछ रूल्स ने ये भी बताया कि नो फ्लाइट परमिशन वुड बी रिक्वायर्ड टू फ्लाई अप टू 400 फीट इन द ग्रीन जोन्स एंड अप टू 200 फीट इन द एरिया बिटवीन 8 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पैरामीटर। ट्रस्ट में आपको इतना डीप में याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी हाइट होगी कितनी नहीं होगी, ये बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ना इस तरह की जो नॉलेज होती है ना, ये आपके बहुत सारे गैप्स को फिल कर देती है, और यहाँ से आप आगे प्रीलिम्स वगैरह में ना एक लाइक बेस अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है। कोई भी पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी माइक्रो ड्रोन्स के लिए, और खास करके जो चीज़ें नॉन कमर्शियल की होंगी, नैनो ड्रोन्स की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्रोन्स होंगे ना, उनको कोई लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड एक ड्रोन कॉरिडोर भी होगा, इसको बेसिकली जो कार्गो डिलीवरीज वगैरह होंगी ना उसके लिए बनाया जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है और ये मुंबई है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, वैसे तो ये मान लो असम लगा लो, चलो इस साइड में है ना, तो दिल्ली से अगर असम जाना होता है ना तो ट्रेन होती है, ट्रेन का एक कॉरिडोर होता है। उसी तरीके से ना एक पर्टिकुलर पाथ भी डिफाइन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो इस रूट पे ड्रोन्स की हेल्प से कार्गो भी कैरी किए जाएंगे फ्यूचर में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक रास्ता डिसाइड करेंगे ताकि, अच्छा ऐसा कॉरिडोर क्यों बनाना है, तो ड्रोन है वो तो हवा में उड़ेगा तो उसको कहीं से भी भेज सकते हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है ड्रोन के अंदर, है ना, तो वो सामान वगैरह होगा उसको, वो गिर सकता है, वो किसी इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, वो सड़क पे गिर सकता है, वो ट्रैफिक को प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो ऐसा कुछ पाथ चूज़ किए जाएंगे, या तो वो रेलवे लाइन के आसपास होंगे, पैरेलल होंगे, या फिर खेतों में से गुजरेंगे, ताकि जस्ट इन केस अगर बाय एक्सीडेंटली कुछ नुकसान होता है तो कम से कम लोगों को उसका जो डैमेज वगैरह वो लीस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरीके से कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। ये चीज़ें ऐसी ही इमीडिएटली नहीं होंगी, इन पे काम चलता रहेगा, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि इंडिया में कार्गो डिलीवरी ड्रोन से होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। एंड सेफ्टी फीचर्स को लेकर भी उनका रियल टाइम ट्रैकिंग किया जाएगा, जियो फेंसिंग की जाएगी, एंड उसके अलावा कंप्लाई करने के लिए एक 6 मंथ का लीड टाइम भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो कवरेज है ना, पहले की 300 kg तक के ड्रोन्स को अलाउ किया गया था, अब 500 kg तक का कार्गो वगैरह, मतलब जिसको ड्रोन टैक्सी बोलते हैं, वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। इसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। रूल्स फॉर द ड्रोन रेगुलेशन in इंडिया जो हैं वो यूएस के हमारे रूल्स हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूल है 2020 के, एंड एक नेशनल काउंटर रॉक ड्रोन्स गाइडलाइंस है 2019 की। इनका इस्तेमाल करके हमारी कंट्री में जो भी ड्रोन्स वगैरह होंगे इनको रेगुलेट किया जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने अपनी जो रूल्स वगैरह था उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, समझ लिया। थोड़ा सा ड्रोन के बारे में जान लेते हैं।
ड्रोन क्या होता है, हम इसको एक्चुअल में लेमन टर्म है, ये लेमन मतलब होता है कि चलती फिरती जो लैंग्वेज होती है ना उसको बोलते हैं। एक्चुअल में इसका जो टेक्निकल टर्म है वो होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, है ना। तो 3 सबसेट होते हैं इसके, एंड वो 3 सबसेट आपको याद तो करने नहीं है, लेकिन ये समझ लो, मतलब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है यूपीएससी का, वही याद नहीं होता, तो अननेसेसरी चीज़ों में क्यों समय बिताना है। जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है ना उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया उनके वेट के अकॉर्डिंगली। नैनो वाले वो होते हैं, वो ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन या तो 250 ग्राम होता है या फिर उससे कम होता है। माइक्रो वाले होते हैं 250 ग्राम से 2 kg तक के। स्मॉल ड्रोन्स भी होते हैं जो 2 kg से और 25 kg तक के होते हैं। मीडियम वाले होते हैं 25 से 150 kg तक के, और लार्ज ड्रोन्स भी होते हैं, ड्रोन का साइज़ होता है 150 kg से बड़ा। अब डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका पर्पज़ है अकॉर्डिंगली उनको वेट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, हमें ड्रोन्स के ड्राफ्ट रूल्स के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का पता होना चाहिए, ड्रोन के किस तरह के टाइप्स हो सकते हैं। अब दिस इज़ नॉट, यूपीएससी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग एवर, एंड वैसे भी जो रूल्स वगैरह थे ना ये ड्राफ्ट में थे, तो अगर तो आएगा नहीं क्वेश्चन तो ये मेंस में आ सकता है, ये प्रीलिम्स में नहीं आ सकता। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा, यूपीएससी जो IRMS होता है ना अब उसका सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेगा, एंड ये 2 टियर में ही होगा। बेसिकली जो प्री एग्जाम होगा ना वो तो सेम होगा जो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, और इसका प्री का जो सिलेबस होगा वो सेम रहेगा क्योंकि एग्जाम सेम है। मेंस इनका अलग होगा, एंड इसमें जो ऑप्शनल होंगे उनके पास 4 ऑप्शन होंगे, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। ये 4 ऑप्शन सब्जेक्ट में से चूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा। तो 2013 से ही 23 से 13 कर रहा हूँ गलत, सॉरी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 से जो होगा वो इसका मेंस वगैरह सेपरेट होगा। जैसे हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी होता है ना IFOS का, प्रीलिम्स तो ये लोग सिविल सर्विस वाला कॉमन ले लेते हैं, मेंस ये लोग फिर अपना अलग लेते हैं, तो बस IRMS का भी अब ऐसे अलग से होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पता तो आपको चल गया होगा, बट जस्ट एक न्यूज़पेपर में भी आई थी ये चीज़, तो मुझे लगा कि मेंशन कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है डिजी यात्रा, ये ना एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। अब ये ना आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये आएगा GS3 में आपका। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना, ह्यूमन बींग्स की पेपरलेस एंट्री करवाने के लिए ना एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो अभी तक जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप में से ऑलमोस्ट सबने एयरपोर्ट पे तो गए होंगे कभी ना कभी, अब तो सबने फ्लाइट कोई ना कोई अटेंड कर ही ली होगी। तो आप फ्लाइट में जब जाते हो तो आपके पास एक बोर्डिंग पास होता है, आपका ID कार्ड दिखाते हो आप सबसे पहले एयरपोर्ट के गेट पे, वो आपको अंदर एंट्री देता है। वो भी आपका बोर्डिंग पास भी देख लेता है कि भाई इसके पास टिकट है भी ना जो अंदर जा रहा है। तो अंदर जाते हो, अंदर जा कर के अपना जिस फ्लाइट का आपका काउंटर होता है उस काउंटर पे जाओगे, अपना लगेज वगैरह चेक इन करते हो। तेरा मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको ना बार बार अपना बोर्डिंग पास निकालना पड़ता है। फिर फाइनली जब आप फ्लाइट का वेट कर रहे हो तो चेक इन करने के बाद जब फ्लाइट को बिल्कुल बोर्ड करने का टाइम आता है, फिर आप अपना बोर्डिंग पास दिखाते हो, वहाँ पर वो स्कैन करते हुए फाइनल एंट्री देता है। ये मल्टीपल टाइम्स आपको ना बोर्डिंग पास दिखाने से ना टाइम बहुत कंज्यूम होता है, लाइन लंबी लग जाती है। तो अब इन्होंने क्या किया है ना कि एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने की बात की है, उसके लिए डिजी यात्रा लेके आए हैं। डिजी यात्रा में क्या होगा कि बहुत सारे जो चेक पॉइंट्स होते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, उन सबको पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कर दिया जाएगा। यानी कि आपके सामने एक डिवाइस लगा होगा, यू जस्ट गो देयर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट, जस्ट स्कैन योर फेस, वो आपको फेस को स्कैन करेगा और उनके पास सारा डेटा चला जाएगा। एंड उसमें आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री, आपका सिक्योरिटी चेक, आपका एयरक्राफ्ट का बोर्डिंग वगैरह सब कुछ एक साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो राइट नाउ इसमें एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो एंड कुछ डोमेस्टिक नेटवर्क की जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने इस फैसिलिटी को देना स्टार्ट किया है। बाकी स्पाइस जेट हो गया, आकाशा एयर हो गया, ये सब इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इस सर्विस को अवेल करने के लिए ना आपको पहले डिजी यात्रा की ऐप के ऊपर अपनी डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा, एंड अपनी एक इमेज को भी कैप्चर करना पड़ेगा। फिर आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तब वो डिजी यात्रा ऐप से वो एयरपोर्ट पे इंटरलिंक हो जाएगा, एंड वहाँ से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो फ्लाइंग को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए और एयरपोर्ट्स के ऊपर कंजेशन जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है, और डिजी यात्रा करके एक फाउंडेशन है। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय, क्योंकि इंडिया के अलावा दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, दुबई, अटलांटा, जापान वगैरह, जहाँ पर इन्होंने इस फीचर को यूज़ किया था और उसमें ना एफिशिएंसी आई थी। अच्छा, आपको इस टॉपिक को कहाँ यूज़ कर सकते हो अपने मेंस में? देखो मेंस में तो ना ये एग्जाम्पल बहुत यूज़ होगा, तो डिजी यात्रा आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, जहाँ पर ये एफिशिएंसी का एग्जाम्पल दोगे ना, एंड आप कन्वीनियंस का एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, और
पेपरलेस का भी कह सकते हो कि पेपरलेस चीज़ें, है ना, कॉन्टैक्टलेस वाली। यू सी दीज आर ऑल योर कीवर्ड्स। इस तरह की जब आपको जहाँ पे एग्जांपल देने होंगे ना, वहाँ पर आप डीजी यात्रा ऐप का मेंशन कर सकते हो। अब आपको ये पता चल गया डीजी यात्रा ऐप क्या है, बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये 4 कीवर्ड्स और आपको डीजी यात्रा ऐप के बारे में, दैट्स इट। आसान हो गया आपके लिए काम। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वो डीजी यात्रा से नहीं आएगा, वो आएगा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से। कि फेशियल रिकॉग्निशन में कुछ अलग अलग चीज़ें देंगे, क्या ये भी स्कैन कर सकता है, वो भी स्कैन कर सकता है, क्या ये जीन्स को भी स्टडी करता है, ऐसा कुछ घुमा फिरा करके दिया जाएगा, बट वो आसान ही बनेगा। सो ईजी टॉपिक थे 2, एक तो IRMS का याद रखना, और जब आपका एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा तब ध्यान से उसमें IRMS का ऑप्शन टिक कर देना। अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल बनता है तो ध्यान रहे, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज़ 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 4। अगर आप सपोज करते हैं आप फिजिक्स वाले हो, ठीक है, तो आपको इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे कि आपके पास ऑप्शनली नहीं बोला देने लायक, तो इसमें लिमिटेशन है इस वाले एग्ज़ाम में, ये वाली चीज़। बट ठीक है, वो उसकी नीड ऐसी है इसलिए वो ऐसा है। एक ये टॉपिक है, छोटा सा एडिशनल है, एक्चुअल में एक बुक है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस के द्वारा रिलीज़ की गई। इसका टॉपिक है एनवायरमेंटल लॉ एंड द पॉलिसी इन इंडिया, केसेस एंड मटेरियल्स। तो एक केस बुक है ये, इसमें बात की गई क्या स्कोप है और क्या लिमिट है हमारे ग्रीन लॉज को लेकर। इस टॉपिक में ना आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, मैंने इसको ये कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं आपके सामने, कुछ अंडरलाइन है और कुछ को मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। ये अगर आपके नोट्स वगैरह आप लिखते हो ना, कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मुझे इसमें दिखाई दिए थे जो आपको आपके आंसर को शायद बाकियों के आंसर से ना सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ यूनिकनेस, तो आप वो नोट डाउन कर लेना। एक्चुअली इस बुक में ना ये बताया गया है कि इंडिया के जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है ना, वो कितने एक्सटेंसिव तो बहुत है। जैसे हमारा जो 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अलावा भी जो भी सारे के सारे हैं, मेजरली तो वही है हमारा। और वो आया भी क्यों था, क्योंकि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके बाद उस एक्ट को बनाया गया था, 84 के बाद 86 में। अब इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि इन प्रैक्टिस दे आर ऑफ्टन इनइफेक्टिव लार्जली ड्यू टू पैची इन्फोर्समेंट। तो ये कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करो यहाँ से, इस टॉपिक में से आप सिर्फ कीवर्ड नोट डाउन करो। ये एक लाइन जो है ना, इन प्रैक्टिस दे आर ऑफ्टन इनइफेक्टिव लार्जली ड्यू टू पैची इन्फोर्समेंट। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। आपको पता है कि आप मेंस के एग्जाम में कितनी जगह पर आंसर राइटिंग में ये लिखते हो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास प्लान बहुत अच्छे हैं, फंड भी है, बट इट इज़ ऑल अबाउट द पैची एनफोर्समेंट। तो ये एक लाइन अपने आप में बहुत डिफरेंट है। देन जुडिशियस डायरेक्शंस है ना, विच आर मोस्टली एड हॉक, ये लाइन भी अपने आप में बहुत सही है। जुडिशियस डायरेक्शंस आर मोस्टली एड हॉक। रिजल्ट इज रेगुलेटरी स्ट्यू, अ स्टेट ऑफ परपेचुअल अनसर्टेनिटी दैट हेल्प्स नीदर एनवायरनमेंट नॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि जुडिशियल डायरेक्शंस जो होती हैं वो एड हॉक होती हैं, टेम्परेरी टाइप की होती हैं, तो एक परपेचुअल अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो ना वो उसके एनवायरनमेंट का कोई फ़ायदा होता है और ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एंड ओवर डिपेंडेंसी ऑन जुडिशरी, अभी एनवायरनमेंट का कोई लॉज है, अगर आपने उसको वॉयलेट किया तो उसका बारे में जो भी जुर्माना वगैरह देना होगा तो एक तरीके से जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपने लॉ को वॉयलेट किया है नहीं किया है। एंड देन इसके बाद था कुछ कि इन द अर्ली 1980s द एपेक्स कोर्ट्स विलिंगनेस टू एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एग्रीव्ड द्रो, नहीं ये वाला नहीं था, इसको छोड़ो। टुडेज कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सीम टू बी लेस अकोमोडेटिंग ऑफ पिटिशनर्स हु आर। अब देखो ये टॉपिक जो है ना, हम लोगों ने 2 दिन पहले कवर किया था पिटिशंस को लेकर के। तो ये कहना चाह रहा है कि आज के टाइम में जितने भी हमारे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स है ना, जैसे एनवायरनमेंट का जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो हमारा NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो पिटिशनर्स को अकोमोडेट तो करते हैं, है ना, बट लेस करते हैं। क्योंकि जो पिटिशनर्स जो एजेंडा लेके आते हैं ना, वो डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होता है, वो बहुत बार वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक पॉइंट। जब आप लिखोगे ना चैलेंजेस के हमारे एनवायरनमेंट के किसी भी इशू के अंदर, यू कैन मेंशन दिस थिंग कि क्यों बर्डन बन जाता है हमारे जुडिशरीज वगैरह के ऊपर। इवन ये टॉपिक आपके GS2 में भी यूज़ हो सकता है, जुडिशरीज में क्या क्या इशू होते हैं, क्योंकि बहुत बार जो पिटिशनर वगैरह आते हैं ना, उनका जो मोटिव होता है वो डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। एंड फिर हमारा इट इज़ फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड नॉट द जुडिशरी टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, पार्टिसिपेटरी और इनको ऐसे करके डिसीजन मेकिंग। ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो ना आंसर राइटिंग में। रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इंस्पायर्स पब्लिक ट्रस्ट एंड फुलफिल्स द प्रोमिसेस ऑफ इट्स लॉज। ये वे फॉरवर्ड में लास्ट में लिखने वाली है, फिर कंक्लूजन में लिखने वाली जो लाइन होती है ना, उस तरीके से। तो इस वाले छोटे से टॉपिक को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा था कि आपको कुछ कीवर्ड्स बता सकूँ। इट्स लाइक थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के। हमारा जो टॉपिक था पहले वाला, उसका PYQ था। अब हम लोग इनका डिस्कशन कर लेते हैं।
2019 का जो क्वेश्चन था जिसमें बात की गई थी पहले स्टेटमेंट की कि जो 44th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इट इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. Then Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. इसका करेक्ट आंसर है 2. तो एक्चुअल में जो पार्लियामेंट में ना एक आर्टिकल की बात की गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिटिशंस वगैरह की बात की थी, जहाँ प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सब के लिए ये 39th अमेंडमेंट था जो कि 97 में आया था. यहाँ पर बात की गई 44th अमेंडमेंट की. तो देखो 2019 में क्वेश्चन आया था और उन्होंने किस तरीके से एक अमेंडमेंट में क्या किया गया था वो भी पूछ लिया था. तो आपको ना सारे अमेंडमेंट याद नहीं करने होते. अराउंड कुछ 15 के आसपास मेजर अमेंडमेंट्स हुए. टोटल तो 104 के मतलब 100+ मान के चलो तो 104 समथिंग जा चुके हैं. लेकिन आप लोगों को जो याद करने हो अराउंड 15 है जो बहुत मेजर थे, जिसमें से 42nd वाला आ गया, 91st, 90, इस तरीके से छोटे मोटे 104th आ गया. लास्ट के तो जो 5 है ना वो पक्का कर लो, 99th, 100, 101, 102, इस तरीके से. ये तो सारे याद हो जाने चाहिए. 99th में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया ही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था जिसके थ्रू कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाएगा. एंड अब जो नया मतलब एज पर दिस अमेंडमेंट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको एक ये वाला कमीशन अपॉइंट करेगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर आप इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हो और हमारा जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है. देन हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने एमपी लैंड स्कीम के बारे में बात की थी. पहला तो था कि एमपी लैंड के जो फंड्स है दे मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स. तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है. एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो होता है वो एमपी फंड का जाएगा SC/ST पॉपुलेशन के लिए, ये भी ठीक है. एंड थर्ड जो स्टेटमेंट था कि एमपी फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. हम लोगों ने बात की थी नहीं, दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. तो जहाँ 3 है पहले तो उसको काट देते हैं. और फोर्थ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% वाला, ये भी ठीक है. तो आंसर होता है इसका D. ये तो हम लोगों ने पूरा देख लिया था, सारे के सारे पॉइंट्स थे ही वहाँ पर. तो ये 2 टॉपिक थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के. थैंक यू एवरीवन. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कीप मेंशनिंग अगर कुछ और भी इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी तो आई विल ट्राई कि कितने ज़्यादा और चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए.